कल जो हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्शन कंप्लीट हो गया, सॉरी मेसोपोटामिया का जो है पोर्शन कंप्लीट हो गया था और आगे की सभ्यता पर हम चर्चा कर रहे थे। मेसोपोटामिया जहां तक मैंने कंप्लीट किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, 5 मिनट एक बार देख लेंगे। जो आए हुए क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देख लेंगे ताकि समस्याएं ना हो नेक्स्ट हमें पढ़ने में। मेसोपोटामिया की सभ्यता पर कल हमने चर्चा की थी। सबसे पहले तो हमने बताया था कि संपूर्ण मेसोपोटामिया के क्षेत्र को खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सर लियो नार्ड बोली व जर्मन पूरा तत्वविद कोल्डवे एक जर्मन पुरातत्वविद कोल्डवे को जाता है। कल हमने ये भी समझाया था कि इससे जितनी भी हमारी नदी घाटी सभ्यताएं हैं उनकी अपेक्षा मेसोपोटामिया 2 तथ्यों में इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये लगभग 4000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, तो सबसे प्राचीनता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं याद है, और आप लोग भी अगर सही से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि नेट में क्वेश्चन आया था तो पूछा गया था ऑप्शन में कि निम्न को उनके कालानुक्रम में लगाएं या व्यवस्थित करें, जो भी ले लें। और ऑप्शन आपके यही दिए थे। सबसे पहला ऑप्शन दिया था मेसोपोटामिया, दूसरा आपका ऑप्शन दिया था सुमेर, तीसरा दिया था मिस्र और चौथा दिया था सिंधु घाटी। सिंधु घाटी, अब ध्यान दीजिएगा, कल भी हमने आपको समझाया था कि बेटा सुमेर, फिर अक्कद, असीरिया और नौ बेबी लोन, जिनका हम जिक्र कल किए थे। लेकिन इसी के साथ में बता था कि जो 9 बेबीलोन है, इसी के प्राचीन तथ्यों पर हमको बेबीलोन सभ्यता भी मिली थी। बेबीलोन सभ्यता भी मिली थी, लेकिन इसके प्राचीनतम तथ्य हमको नहीं मिलते हैं। अगर बेबीलोन की अगर हम बात करेंगे तो बेबीलोन ये सुमेर से पहले की, सॉरी सुमेर से बाद की और अक्कद के बीच की सभ्यता रही। लेकिन चूंकि इस सभ्यता को लगभग में ही ले लिया गया, ये माना गया, लेकिन इसके हमें कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं मिले थे। इसलिए हमने कल आपको जो भी विवरण लिखवाया था बेटा, उसमें सुमेर, अक्कद, असीरिया, नव बेबीलोन की बात की थी। उस पर हेडिंग बेबीलोन पड़ी होती थी और हमने कहा था कि हेडिंग हर बुक वाला बेबीलोन डालता है, लेकिन जिक्र करता है वहां पर कैल्डियन की, जो कहता है
कि बेबीलोन पर ही नवीन युग उत्पन्न हुआ, जिसमें कैल्डियन शासकों ने मिस्र को पराजित करके, ठीक है, अपने में समा लिया और शासन किया। इसलिए इस सभ्यता को नौ बेबीलोन के नाम से जाना जाता है। कल इस पर हमने चर्चा विधिवत देखी थी, की थी, इस चीज को हमने समझा था। अब इस क्वेश्चन का फैक्ट देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि भाई लगाइए, तो अक्सर करके जो समझा नहीं होगा वो बच्चा क्या करेगा, भाई मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया है, सुमेर उसका पार्ट है, तो सही तो लिखा हुआ है। लेकिन हमने कल ही आपको समझा दिया था कि यदि यही बात लिखा हो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, और उसके बाद दिया हो मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो जैसे यही बात सेम तथ्य, यही सेम तथ्य और यही क्वेश्चन और नेट पलट करके दे दे और ऑप्शन में कह दे कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाएं, और ऑप्शन आपको इस तरीके से दे दे कि मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया सुमेर, ठीक है, और मिस्र, मोहन जोदड़ो और सिंधु। सिंधु। अब ऐसी स्थिति में फिर आपको कंफ्यूजन होगी। हमने कल ही आपको बताया था कि प्रत्येक तथ्य को जब विधिवत हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो एक बात तो भाई क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं पर हर एक चीज बिल्कुल रिटर्न में मिल रही है। तो हमने कल पढ़ा कि मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर सुमेर है, इसलिए इसको नेट ने सही कराया नंबर 1, फिर इसको रखा नंबर 2 पर, इसको रखा 3 पर, इसको रखा 4 पर। अभी यहां पर अगर यही फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तब इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5। क्योंकि हमने कल आपको समझाया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर अगर बात करते हैं, तो लूसेंट उठा करके जब देखेंगे या अन्य कहीं तथ्य पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा होता है कि मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर और हड़प्पा सबसे पहला खोदा गया नगर या खुदाई के दौरान प्राप्त नगर था। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो ये कल चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। आज हमें लग रहा है कि कल पढ़ के रखे होंगे, अगर आप एक बार ही पूरा कंप्लीट फिर से जो है वीडियो देखे होंगे और अपना नोट्स पढ़े होंगे जो आपका वहां पर अटैच्ड है। कल हमने आपको तुरंत क्लास खत्म होने के बाद, आपको पता है कि पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, अगर पीडीएफ को भी देखा होगा तो उसको समझ करके ये चीजें सीख गए होंगे। अब ये तो बातें आपको क्लियर बता दी गई। इसके साथ हमने क्या कहा था कि जो सुमेर नगर है, सुमेर नगर में एक तो जिगुरत का बनना सबसे पहले प्रारंभ हुआ। सुमेर के क्षेत्र में ही सबसे प्राचीन नगर था नीर, लगास, नुपुर, उर। और हमने कहा था कि उर नगर जो सुमेर के क्षेत्र का था सबसे प्राचीन नगर था, जिसको हम इब्राहिम का नगर कहते थे, ये भी हमने बता दिया था। जिगुरत का बनना सुमेर से प्रारंभ हुआ, ये भी हमने बता दिया था। लिपियों का विकास कहाँ से होता है, तो हमने ये भी आपको बता दिया था कि लिपियों का विकास मुख्यतः सुमेर से होता है। 3 रूपों में दिखाई देता है, पिक्टोग्राफिक, आइडियोग्राफिक, क्यूनिफॉर्म। पिक्टोग्राफिक, आइडियोग्राफिक, क्यूनिफॉर्म, चित्राक्षर, संकेतात्मक और ध्वन्यात्मक लिपि का विकास। इसी के साथ इस क्षेत्र से जो मिला हुआ था उसको मैंने बता दिया था कि भाई यहाँ से ही गोट की प्रतिमा मिली हुई है, ही गोट की प्रतिमा मिली हुई, ठीक है, ही गोट की प्रतिमा मिली हुई, ठीक है। और नारायण सिंह पाषाण उपकरण किंगना तुमने बनवाया था, ये चीजें हमने जिक्र यहाँ पर कर दी थी, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक। और असीरिया के हमने युद्धों का दृश्य बता दिया था, ठीक। और कुछ पात्रों के बारे में बता दिया था। बेबीलोन से हमने आपको बता दिया था कि बेबीलोन के झूलते बागान, और इसी के साथ में हमने नेबूजारनेस्सर ने बनवाया था, और मीनारों के जिक्र को हमने बता दिया था। ये सारी बातें कल हम आपको मेसोपोटामिया के तथ्य में कंप्लीट डिवीजन करा के गए थे, ठीक है, एक एक चीज। अभी तक जहां तक हमने पढ़ाया है, किसी को कोई भी समस्या हो तो आपके पास 2 मिनट है, आराम से अपनी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।
किसी को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही हो, या कहीं पर भी जो आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसमें कहीं पर भी कोई समस्या अभी तक हुई हो, तो आप तुरंत माइक ऑन करके पूछ लें, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाऊं। सर मेसोपोटामिया के अंदर कितने सर ये जो सुमेर, मिस्र और सिंधु घाटी आपने बताई है? हाँ बेटा। जी सर। सर तो इनका कार्य वो इनका जो टाइम पीरियड था उसको मेंशन नहीं किया है आपने। बेटा सबका टाइम पीरियड तो हम एक बार बता चुके हैं। आप एक बात बताइए, ये सबका कह रहे हैं, इन सबका टाइम पीरियड मेंशन करें हम क्या, ये पूछ रहे हैं नहीं ना? नहीं। जी। हाँ जी बेटा, सर। जो जो चीजें आप पढ़ते, हाँ जो जो चीजें पढ़ते जाएंगे उसका टाइम पीरियड मेंशन मिलेगा। ध्यान देखना, कल मैंने मेसोपोटामिया आपको पढ़ाया, मैंने टोटल सभ्यता का ऊपर ही टाइम पीरियड मेंशन कर रखा था कि 4000 से 1000 ईसा पूर्व लगभग। उसमें सुमेर का मैंने टाइम पीरियड 3500 से रखा था। 2030 के समथिंग अप्रॉक्स देखो आप लिखा हुआ होगा। तो जो सर चीजें कल आपको आपकी पढ़ाई गई है। वीडियो आपके सर कल बहुत अटक रही थी, इस वजह से क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आपके नोट्स पर जी। दिया हुआ है, आराम से उसको देख सकते हैं। मैं एक बार समझा भी दे रहा हूँ, आपने पूछ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना कि टोटल जो मेसोपोटामिया का समय है, वो मेसोपोटामिया का समय लगभग में 4000 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसमें सबसे प्राचीन नगर हमारा जो है वो सुमेर है, जिसमें हमारा ये लगभग 3500 से जो है, और 2030 उसके अप्रॉक्स रहता है। और 2030 के बाद इसका 1800, इसके बाद यहीं पर देखेंगे तो 1800 से कुछ इसका रहता है कम। और सबसे जो अंतिम समय रहता है वो 600 के आसपास का बेबीलोन का समय रहता है। ये क्रमशः आपके नोट्स पर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेसोपोटामिया आपको हम बता चुके हैं। मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र का समय हमेशा जो है 3500 से माना जाता है। नेट में ही ये क्वेश्चन और पूछा गया था कि सबसे प्राचीनतम वास्तुकला के प्रमाण कहां पर दिखाई देते हैं, तो मिस्र से प्राप्त होते हैं, जो आज यथार्थ तौर पर है, ये भी नेट में पूछा गया था, ये भी लगभग 3500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जहां से हमें मिस्र की सभ्यता का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है। तो देखिए मेसोपोटामिया 4000 तो 3500 ही हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बता दिया था कि सर जॉन मार्शल के अनुसार देखेंगे तो 2700 से 1700, और सबके अनुसार अलग अलग। लेकिन एक चीज देखिएगा, कार्बन डेटिंग के अनुसार हम देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2350 से और ये 1750 के मध्य मानी जाती हैं। इसलिए सभी लोग इसका जो मानक समय मान लेते हैं वो लगभग में मान लेते हैं 3000 से 1500 के बीच का समय, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए क्रम तो चल रहा है, 4000 मेसोपोटामिया हो गया, मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर जो है वो 3500 से स्टार्ट हो गया, तो यहां से लगा दिया मैंने। उसके बाद आप देखें तो 3500 से जो हमारा रह रहा है वो मिस्र की सभ्यता रह रही है। इधर आपने देखा भाई सबके अकॉर्डिंग आप निचोड़ लगा करके जाएंगे, जैसे मार्शल का है, हमने बताया था अभी, ठीक है, दयाराम साहनी का अपना अलग लेख है, ठीक, बनर्जी का अपना अलग लेख है, आर एस बिस्ट का अपना अलग लेख है। सबके अगर देखेंगे और कार्बन डेटिंग को मिला करके देखेंगे तो इसका समय 3000 से 1500 मान लिया जाता है, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये तीसरे पायदान पर है, ठीक। और यहीं पर अगर आप कक्षा 6 की बुक ही उठाएंगे, वहां पर सबसे पहले नदी घाटी सभ्यता बेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर पीत नदी की सभ्यता की बात करते हैं तो इसका समय लगभग में 2000 से लगा करके और 1000 के मध्य माना जाता है। पीत नदी की सभ्यता सबसे अंतिम समय, सबसे नवीनतम सभ्यता हमारी ये है, ठीक। इसीलिए आप अगर पहली बार पढ़ रही होंगी तो समस्या है, जो पहले से क्लास ज्वाइन की है उनको ये दिक्कत नहीं आ रही होगी, उनको पता है नेट वाले में इस तरीके से आता है ये बेटा। तो याद करने की जरूरत यहाँ पर समय नहीं है, याद करने की क्रम। ये समय इतना भले आप ना याद कर पाए लेकिन क्रम जरूर याद कर लेंगे कि भाई इसके बाद ये आई, इसके बाद ये आई, इसके बाद ये आई। अब बताओ अगर कहीं दिक्कत हो रही हो फिर से। बाकी जितना आगे टॉपिक चलता जाएगा उसके आगे उसका समय बिल्कुल विधिवत लिखा ही होता है, ठीक है। और कोई हो, किसी को कोई दिक्कत हो? वीडियो कल की समस्या रही मैं मान रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना बेटा वीडियो के साथ में आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। पीडीएफ को भी अगर ध्यान से देखेंगे फिर वीडियो को देखेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी बात, यदि किसी को कोई समस्या हो रही है तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आता हूं और नेक्स्ट डे अगला टॉपिक शुरुआत कर देता हूं। हम पहले आते हैं और बैक के टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई कल की समस्या रह भी गई है तो आप बेझिझक, इसलिए सबसे सजेशन है, अभी समझ लीजिए
छोटी सी बात बताऊंगा, मैं यहाँ ऑफलाइन क्लास में भी कहता रहता हूँ, हमारा संबंध आपका गुरु का नहीं है इस समय। अभी देख लो, जो बच्चा गुरु का संबंध मान करके पढ़ेगा वो पढ़ नहीं पाएगा। हमको गुरु मत मानो। अभी आप हमें एक नौकर समझ रहे हो ना, और आप एक मालिक हैं। इसलिए मालिक है क्योंकि आपने हमें फीस पे की है, ठीक, तो हम इस समय आपके गुलाम हैं। 1 घंटे ऐसा समझ के पढ़िए कि भाई हमसे जितना हो सके हम इनसे पूछेंगे जरूर, हम मतलब परेशान नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं, हम ये नहीं कि हाँ 10 लोगों में पूछ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी किसी की समस्या रही तो ऑनलाइन बेटा बैच बहुत अच्छा होता है, मगर मैंने लोगों में कमियां देखी हैं कि वो पूछ न पाने के चक्कर में चीजें गलत ही करके आते। तो ये सबको सजेशन है, एक पर्सन को नहीं। अभी जितने लोग क्लास में जुड़ते जाएंगे, आज हमारे पास जैसे 21 बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे इस समय जुड़ते, बाद में क्लास देखते वो अलग बात है। लेकिन जो जुड़ रहे हैं उनको कोई समस्या हो तो पूछ जरूर लें। ठीक, आपने यहाँ क्लियर कर लिया, और किसी का कोई है या आपको भी अभी कोई रहा हो दिक्कत तो बताए बेटा। वो सर क्लियर है। हाँ, और किसी को कोई कहीं समस्या हो तो अभी पूछ ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत समय है, बहुत एलटी का पेपर अभी 6-7 महीने तो पता ही नहीं रहेगा। तब तक के लिए तो अगर पढ़ाएंगे तो 2 बार सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आराम से पढ़िए, मगर पूछ सब लीजिए। और किसी को कहीं पर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे टॉपिक आपको बता दे रहे हैं, हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। चलिए, हेलो। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। छोटी सी चीजें एलटी के परिप्रेक्ष्य में और चीजें हम जोड़ते चलेंगे, क्योंकि एकदम से हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और पढ़ाना हमें ही रहेगा। तो देख ले रहे हैं। अभी हमने आपको 10 सेक्टर बताए थे फर्स्ट पेपर के 10 सेक्टर बताए थे, 10 सेक्टर्स। 10 में सबसे पहला सेक्टर हमने बताया था कि प्राचीन इतिहास का और मिड इतिहास का, मध्य हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री मिलाकर के पोर्शन बनता है, जिसमें से हमने आपको बताया था कि पिछले पेपरों का बेटा एनालिसिस करते जाना, और एनालिसिस करते करते ये भी चीजें आपको ध्यान रहे कि ये जरूर जान लीजिएगा क्वेश्चन कहां से उठ रहा है। जैसे अभी जस्ट 2 पेपर हुए, एक दिल्ली का पीजीटी का हो गया। कभी किसी दिन मन करेगा तो हम आपको पेपर यहाँ पर जरूर हल करवा देंगे, भी 1-2 दिन में जब मन हो जाएगा कभी। अभी थोड़ा टॉपिक हो जाए, क्योंकि एकदम से पेपर हल कराने लगे तो बड़े परेशान होने लगोगे, तो जरा सा जान लीजिएगा। जस्ट इसी से पहले अभी डिग्री कॉलेज का क्वेश्चन हुआ था, आधुनिक हिस्ट्री का क्रम है। नंबर 1 सबसे पहले अगर देखा जा रहा है तो शुरुआत हम आते हैं ठीक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1784 का पिक्ट एक्ट, ठीक, 1784 का पिक्ट एक्ट। उसके बाद हमारे 4 चार्टर एक्ट हुए हैं। इस बात को हम हिस्ट्री में भी ले लेते हैं, और यही पोर्शन हम राजनीति में भी समा लेते हैं, क्योंकि राजनीति का बनना वहीं से प्रारंभ होता है। पहले हम किसी भी विषय की जड़ को जरूर देख लेंगे। अगर आपसे कहा है भाई राजनीति विज्ञान, मतलब हम नीति शास्त्र कहां से पढ़ना सीखे, राजनीति शास्त्र कहां से पढ़ना सीखे, तो जहां से हमारे पास लिखित संविधान अवेलेबल होगा। कहेंगे सर क्या इससे पहले लिखित संविधान नहीं था? हाँ, संविधान था, व्यवस्थाएं थी, क्योंकि संविधान एक क्या है, नियमावली है, नियमावली है, और उस नियमावली को बगैर फॉलो किए कोई भी शासक शासन नहीं कर सकता है। इससे पहले मौर्य काल में भी नियमावली चली, गुप्त काल में उसके बाद भी नियमावली चली, क्रमशः अगर देखेंगे होयसल है, काकतीय है, यवन है, सब जगहों पर नियमावली चली। लेकिन ये नियमावली मौखिक नियमावली हुआ करती थी, जिनका किसी भी प्रकार से, आज हम अगर मुगल काल में देखेंगे तो मुगल काल में कहीं ना कहीं पर एक आध जगहों पर
उनके प्रॉपर ग्रंथों में मिलेगा कि भाई ये वहां पर इस समय कर लगता होगा, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन आपको पता होगा कि भारत में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसकी भी एक कहानी है, छोटी सी सुनेंगे, ऐसे ही सुनते सुनते मनोरंजन मनोरंजन में चीजें हम पढ़ेंगे, याद करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता होगा, पहले पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, इस तरीके से इंग्लैंड वाले, हमारा टोटल स्वीडन मिला करके 7 कंपनियां आई थी। लेकिन 7 में हम अक्सर करके 5 को ही पढ़ पाते हैं। 5 में चूंकि हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो खासतौर पर इंग्लैंड की थी, ये हमको पता है कि इंग्लैंड वाली कंपनी हमारे पर ज्यादा अधिकार करके गई, तो अक्सर करके लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड ही याद रहती है। ये नहीं पता चलता है कि पुर्तगालियों का क्षेत्र सबसे बड़ा था, और जो है मुंबई के पार्ट में पुर्तगालियों का सबसे ज्यादा वर्चस्व था। लेकिन वैवाहिक संबंध बना करके हुआ क्या कि घूमने आई जब पुर्तगाल की महारानी, और देखा कि यहाँ इंग्लैंड का जो राजकुमार है उससे जो है देख करके अपना एक ये हुआ कि वैवाहिक संबंध बना ली जाए। तो जब वैवाहिक संबंध हुआ तो इंग्लैंड वालों ने पुर्तगालियों से वो मुंबई का पार्ट ही मांग लिया, जिसके कारण जो है उस यहाँ पर सबसे पक्की अपनी चौकी बना रखे थे, सबसे पक्का शासन बना रखे थे। और वहीं से कहीं ना कहीं पर पुर्तगाल पीछे हो गया, और इंग्लैंड एक प्रकार से वैवाहिक संबंध के कारण आगे हो गया। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुख्यतः सबसे बड़ा वर्चस्व जो बना पाई, वो कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी बना पाई? इंग्लैंड वाली। तो जब 1600 में स्थापना हुई, 1605 में ये लोग वहां से चल करके भारत आए यहाँ पर, तो भारत में इन्होंने लगभग में, आप सोचिएगा कि अगर देखा जा रहा तो 1605 से लगा करके और 1773, मतलब मान के चलिए अपराध 1770 तक, तो देखा जाए तो करीब 150 साल तक कंटिन्यू यहाँ पर रहे, लेकिन एक भी मुनाफा वापस इंग्लैंड को नहीं भेज पाए। वापस जब इंग्लैंड को मुनाफा नहीं भेज पाए, तो वहां पर आपको पता होगा, पहले भी चीजें कक्षा 9 में 10 में पढ़े होंगे कि जो है लोकतंत्र क्या होता। तो कहते हैं कि इब्राहिम लिंकन के अनुसार, ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही जो है क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक, तो लोकतंत्र न होकर के वहां पर राजतंत्र था। राजतंत्र के तहत जो है चीजें चलती थी। तो वहां की महारानी लैंड हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी आप भारत में चला रहे हैं, और भारत में चलाते चलाते आप 150 साल हो गए, और हमने इसमें, क्योंकि आपको पता होगा, थोड़ा सा चीजें और बैक हम पढ़ेंगे तो हम लोगों के कॉमर्स वाले टॉपिक में पढ़ाया जाता था कंपनियां। तो कंपनियां, मुख्य कंपनियां 4 प्रकार की होती हैं, टोटल कंपनियां 10 प्रकार की होती हैं। आपने सुना होगा चिट फंड कंपनी, आज देखा होगा अक्सर करके आती है, तो सुना होगा कोई पृथ्वी आती है, कहीं कोई आती है, कहती है पैसा लगाओ डबल करेंगे, पैसा लगाओ डबल करेंगे। और फिर वो पैसा लगा करके और लोगों के गांव की 1-2 लोगों को, 4 लोगों को डबल मिलता भी है, उसके चक्कर में 20 लोगों को और फांस देते हैं, और उसके बाद कंपनी वापस चली जाती है। और हम कहते हैं कार्रवाई करेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंपनियां जो चिट फंड कंपनियां होती हैं, उनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो व्यक्तिगत चलाई जाती हैं, और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अभी समझ लीजिए कि ठगी हो गई। तो ऐसे ही जो ये कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, सहकारी कंपनी थी, जिसमें 51% शेयर जो था, जो सहकारी कंपनियां होती हैं उसमें 51% शेयर रहता है। जैसे आज हमारा सहारा है, आपको पता होगा, सहारा इंडिया था, आज हमारा एलआईसी है। एलआईसी है, ठीक। आपने सुना होगा जिला सहकारी बैंक, जिला, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जिला सहकारी बैंक, सहारा इंडिया, एलआईसी। अभी आप, क्योंकि सब अच्छे से, ऐसा तो है नहीं, वेल ग्रेजुएट है, किसी ना किसी का फैमिली वाला मैटर सुना होगा कि लोग सहारा में पैसा लगाए, सहारा का पैसा डूब गया, लेकिन आज 8-10 साल बाद सहारा का पैसा वापस गवर्नमेंट भरपाई कर रही है। तो ये जो इस तरीके की कंपनियां होती, जिनको हम सहकारी कंपनियां कहते हैं, उसमें 51% शेयर जो होता है, 51% शेयर रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, और टोटल हमारा 49% शेयर व्यक्ति का रहता है। इसलिए इसका जो उत्तरदायी होती है वो हमेशा कौन मानी जाएगी? शासन माना जाएगा। यदि आज एलआईसी का जो मैनेजर है, या इसकी मैनेजिंग पावर है, या इसके प्रबंधन है, वो दिवालिया हो जाए, अभी किसी को मार दिया या मर जाए, या कह दे एलआईसी खत्म, तो एलआईसी का पैसा बेटा नहीं खत्म होगा। एलआईसी के पैसे को देने का जो है किस पे आ जाएगा? वो देने का जो है वर्चस्व चला जाएगा शासन पर। शासन स्वयं इसका पैसा भरने का कार्य करेगा। एलआईसी भले, कंपनी भले बंद हो जाए, आगे एलआईसी का कार्य भले बंद हो जाए, लेकिन किसी भी बंदे का पैसा मर नहीं सकता है। तो सेम वही बात है, ये सब आई थी कैसी? सहकारी समिति के रूप में यहाँ पर आई थी, जो अपने देश से टाई अप था। भाई 150 साल तक आपने शासन किया, और गवर्नमेंट को 51% शेयर का एक चवन्नी फूटी कौड़ी नहीं दी। तो अब क्या करती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कुछ तो कहती, भाई आप क्या करें इतने साल, हमको ये बताओ। तो यहां से जब पूछा गया, तो उस समय कंपनी का जो अधिकारी हुआ करता था,
ठीक, कंपनी का अधिकारी, ठीक, बात समझ ना, जो गवर्नर जनरल आगे चल के वायसराय में परिवर्तित हो जाता है यही पर, तो गवर्नर जनरल कंपनी का जो मुख्य होता था वो गवर्नर कहलाता था, गवर्नर जनरल। तो वो जो है व्यक्ति क्या करता था, उसने ये कह दिया भाई हम तो 150 साल तक शासन किए, 200 साल तक शासन किए, जो भी आप कह दें, हमने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करने पर यहाँ के लोगों में मैंने पैसा बांट दिया, और आज यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जितने भी हमारे यहाँ उस समय हमारे यहाँ 500 करीब 552 रियासतें हुआ करती थी, इस समय की बात बता रहे हैं, ठीक है, मुगल काल के साथ। हालांकि मुगल काल वालों ने हड़प लिया, लेकिन छोटे छोटे जगहों पर छोटी छोटी रियासतें से कर लिया करते, लेकिन 552 की इर्द गिर्द में रियासतें थी भारत में। तो कहना ये सब जगह पर सब जितना भी किसान व्यक्ति है, जितना भी मजदूर व्यक्ति है या निम्न वर्ग का व्यक्ति है, वो परेशान है अपने शासकों से। वो हमसे कह रहा है कि तुम राज्य करो। कौन राज करे? कंपनी राज करे। तो वहां से एक सर्वेयर आया, सर्वे किया गया कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं। तो कहने लगे कि भाई अगर तुम शासन करना चाहते हो, शासन किस आधार पर करोगे हमको बताओ, अभी मुंह से शासन करने लगो। तो बैठक हुई और संसदीय बैठक में ये तय किया गया कि जो इस समय इंग्लैंड में कानून था, इंग्लैंड के कानून के कुछ अनुच्छेदों को लेकर के एक व्यापक कानून बनाया गया और उस व्यापक कानून को भारत में लाया गया और कहा जाने लगा कि इसी कानून के तहत जो है भारत में जो है न्यायिक व्यवस्था का संचालन शुरू होगा। क्लियर है ना? न्यायिक व्यवस्था का उसी वही जो कानून आया हमारे यहाँ लिख करके, इसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसी के तहत पहला प्रावधान होकर के आया था कि 1774 में कलकत्ता में पहला न्यायालय बनेगा और प्रत्येक हर एक नागरिक को, भले भला कि कहने का कि भले हमारे पीठ पीछे हमारे साथ कुछ किया जा रहा हो, लेकिन लिखित में आज भी तो हमारे साथ यही हो रहा है भाई। आज भी हमारे पीठ पीछे हमारा क्या करता, शोषण किया जा रहा है, लेकिन लिखित में हमको वहां से अधिकार मिल गया कि चाहे भारतीय हो और चाहे कोई विदेशी व्यक्ति हो, दंडा प्रावधान सबके लिए सेम रहेगा। उसके लिए भारत में पहला न्यायालय 1774 ईस्वी में स्थापित हो गया। कहां पर? कलकत्ता में स्थापित हो गया। वो रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद बेटा धीरे धीरे संशोधन हो गए। आज आपको पता होगा कि आज हम जब भारत शुरुआत हुआ था, भारत की बात हम कर रहे हैं व्यापक तौर पर, तो जब हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 को ठीक संविधान को ठीक है केवल अंगीकृत किया गया, कुछ मतलब अनुच्छेद लगाए गए, तो उसी समय पता चल गया कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से फलानी जगह से ये लिया गया। अभी हम पूरा आपको समझाएंगे कि जब हम राजनीति वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो ये कहा गया कि जो सारा संविधान है वो भारत शासन अधिनियम से उठाया गया। भारत शासन अधिनियम कब का? 1935 का। 1935 का भारत शासन अधिनियम था क्या? भारत शासन अधिनियम वो था जो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समय समय पर परिवर्तित होकर के भारत में लाया गया कानून था। उसी कानून को हमारे यहाँ के विद्वान पढ़ते गए और अपना एक व्यवस्थित कानून बनाइए, और जो मांग की तो उसमें सुधार के बाद भारत वालों ने कहा कि भाई ये वाला हम संविधान मानेंगे, लेकिन इसको मानने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई। लेकिन हमारे जितने भी कांग्रेसी भाई थे वो कहले भारत शासन अधिनियम के आधार पर अगर शासन होगा तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, कतई हम विद्रोह करते रहेंगे। तो वो भारत शासन अधिनियम ही अगर आज भी आप पढ़ेंगे तो पूरे संविधान में आज भी भारत शासन अधिनियम ही लागू है। आपको पता है जब संविधान लागू हुआ था 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेदों की बेटा संख्या 395 आज भी है। अभी है क्या? इसको भी समझना बड़ा आसान रहता है। 8 अनुसूचियां मतलब भारत में 8 अनुसूचियां मतलब ये संविधान एक पुस्तक हमारी है, इसको संविधान कहते हैं, जिसमें हमारे उस समय 8 लेसन हुआ करते थे। कितने होते थे? 8 लेसन। ठीक है, 8 लेसन हुआ करते थे। और 8 लेसन आज हमारे पास कितने हैं? 12 लेसन है। 12 लेसन, और 12 लेसन में टोटल टॉपिक कितने हैं? आज हमारे पास 395 टॉपिक है। लेकिन 395 में आ बा का सा जोड़ दिया गया, इससे मतलब नहीं, लेकिन 395 के 395 ही टॉपिक आज भी हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था यहां से स्टार्ट हो गई। तो हम जो कह रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि जो इस बीच का है, मतलब 1773 से लगा करके और चार्टर एक्ट प्रथम, जब तक शिक्षा का अधिनियम नहीं आ गया तब तक की बातें इतिहास में भी पढ़नी है और तब तक की बातें राजनीति में भी पढ़नी है। इसलिए इस बीच के इतिहास को हम राजनीति के साथ में जोड़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे कहां से फिर इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में, जहां से लूसेंट भी देखेंगे, देखा होता है। ठीक, पहला हमारा जस्ट टॉपिक रहता है, वो टॉपिक रहता है 1857 की ठीक क्रांति, 1857 की क्रांति। यहां से प्रॉपर तौर पर हमको ठीक जो हिस्ट्री का ही पार्ट रहेगा वो संवैधानिक पार्ट में नहीं जुड़ेगा। यहां से हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इसमें क्रम कैसे चलेगा, 1857 की क्रांति, फिर जनजातीय जनजातीय जाति व किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। फिर अगला जो टॉपिक इसका रहता है, क्रम हम बता दे रहे हैं क्या रहता है। अगला जो टॉपिक हमारा रहता है वो रहता है, ठीक है, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, ठीक है, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण के काल के बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसी के साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चौथा टॉपिक, पांचवा हमारा है भारतीय प्रेस, ठीक है, भारतीय प्रेस, ध्यान रखना, भारतीय प्रेस। ठीक, और ये इतने हमें मुख्य टॉपिक इतिहास के अंदर अभी पढ़ने हैं आधुनिकता में, क्रम बाई क्रम। इतिहास का पोर्शन उठाएंगे, इतिहास के साथ में एक आध दिन बीच में हम अभी रेगुलेटिंग एक्ट से बैक से शुरुआत करेंगे, तो हम वहां पर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री का भी पोर्शन, उसी में समझाते चलेंगे, लेकिन वो हमारा पार्ट रहेगा राजनीति विज्ञान में। तो आज हम चल रहे हैं मतलब प्रॉपर आधुनिक, कहां से टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस पार्ट का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अभी आप देखेंगे तो डिग्री कॉलेज में हमारे यहाँ अभी जस्ट आया था, तो अभी पुनर्जागरण काल से राजा राम मोहन राय का पूछ लिया गया, ठीक है, अब चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, ठीक है, ठीक, लॉर्ड क्लिंस हो, इनका किसी का भी कोई नाम ले लीजिएगा, ये सब पुनर्जागरण काल में हमको प्रॉपर पढ़ने को मिलेंगे। वहां से उठा लिया गया था, जस्ट 10 दिन पहले दिन 15 दिन अभी आपकी पेपर हुआ है, दिल्ली का पीजीटी का पेपर, वहां पर आपसे पूछ लिया गया था, ठीक, बारदौली आंदोलन के लिए, मुंडा आंदोलन के लिए आंदोलन पूछ लिए गए थे, जो जनजातीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कोका आंदोलन हमारा है, ये सब जुड़े हुए हैं। और 1857 की क्रांति से तो अक्सर करके आते ही रहते हैं। तो 1857 की क्रांति से हम कहीं ना कहीं पर पहुंचते हैं आधुनिक भारत का इतिहास में शुरुआत करते हैं। आज हम 1857 की क्रांति को व्यापक तौर पर थोड़ा सा समझेंगे और उसी को हम रिवीजन करेंगे। ठीक, एक दिन क्योंकि हम आपसे बार बार कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, ताकि बीच में बर्डन भी ना आने पाए कि नहीं भाई टॉपिक बिल्कुल अलग होगा, तो अब कला से हटके है तो हाय कैसे होगा। लेकिन हमने आपको पहले समझा रखा कि ये जो मोस्ट 27 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन भले आप चूंकि कला वाले हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मैथ भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैथ ज्यादा अच्छी हमारी है। लेकिन अगर उसको नहीं भी पढ़ना है तो 27 क्वेश्चन पर तो हमें जरूर अपनी कमांड धीरे धीरे बनानी है, वो आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ करके ही अपनी बना पाएंगे कमांड। ठीक, तो 1857 की क्रांति से हम मतलब आधुनिक, सीधे शब्दों में हम कहें तो आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, ठीक है, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है, समझाया जाएगा उसी तरीके से जैसे हम समझा रहे थे। उसके बाद आपको उसी तरीके से प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, पीडीएफ से रिवीजन भी कराया जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि बेटा कोई उबे मत, परेशान ना हो, और ये नहीं कहेगा बीच में सर जी ये वाला टॉपिक नहीं हमको समझ नहीं आया तो हम समझाएंगे, लेकिन ये ना पढ़ाने की बात मत रखिएगा, क्योंकि एलटी पढ़ रहे हैं तो अक्सर करके बहुत लोग कहते नहीं फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे सर जी तो इस दिन हम ना क्लास करें, ये गलती मत करना। ये आप पहले से बहुत बार गलती कर चुके हैं, बहुत लोग इसके चक्कर में बाहर रहे हैं, तो पढ़ो जरूर, ध्यान रखना। ये हमारे कहने का मुख्य उद्देश्य है कि पढ़ने की जरूर कोशिश करना। ये नहीं है कि ये वाला टॉपिक हमको नया लग रहा तो ना पढ़े, क्योंकि पढ़े नहीं है तो आपको नया लगेगा, अगर पढ़े होंगे तो नया नहीं लगेगा, क्योंकि कला भी अगर हम इतने साल मेहनत नहीं करते तो बेटा हमें नया ही लगता कला भी। ठीक, चलिए अब हम 1857 की बात कर रहे हैं,
1857 पर हम चर्चा कर ले रहे हैं पहले। ये 1857 है क्या? क्या हुआ? ठीक, राइफल आई, विंग्स राइफल आई। उस राइफल में हुआ क्या कि अभी तक नॉर्मल कारतूस आ रही थी, लेकिन अब कारतूस जो आ रही थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी, ठीक है, सुअर की चर्बी को मिलाया गया और उसके बॉक्स या उस पे जो लगा हुआ ढक्कन था उसके निब को आप मुंह से खोलते तभी आप उसको जो है ठीक अपनी जो है बंदूक में डाल पाते। अब ये समस्या हमारे यहाँ धर्म को केवल और केवल हमारी धार्मिक आस्था को प्रताड़ित करने के लिए करी गई। बात समझ लो, इससे भी पहले ये कोई पहली समस्या ही उत्पन्न नहीं हो पाई। इससे पहले बारदौली के अगर किरण को देखेंगे, किसान आंदोलनों को देखेंगे, तो हमारे भारत के लोग बेटा पहले से ही परेशानी का सामना कर रहे थे। मतलब कौन से कानून बनाए जा रहे थे जिनका कोई मतलब हमारे पास नहीं था। अभी ये भूमि है और इस भूमि को किसान को थोड़ा सा कर्ज देकर के फिर कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया। फिर कहती है कि इस भूमि का आप अनाज उगाएं और अनाज उगाने के बाद कहा जाए कि भाई हम मात्र आपको जो है एक पांचवा या एक छठवां हिस्सा दें। तो अब इस बात पर मतलब 1 क्विंटल हुआ तो उसका मात्र जो है हम आपको जो है कहने का अर्थ जो है 30-40 किलो 20 किलो दे दें, मतलब 20-22 किलो दे दें, बाकी हम सारा हड़प जाए। ठीक, और छठवां हिस्सा हम ले लें, कहने का 40 किलो आपको दे 60 हम ले लें। या कभी कभी ये नौटंकी करने लगे, नहीं हम तो भाई 80 किलो ले लेंगे और आपको 20 किलो देंगे। ऐसी समस्याएं पहले से उभरने लगी थी। ठीक, जिसके लिए इसकी तैयारी प्रॉपर तौर पर ठीक है चलने लगी थी और ये कांड पहले से ही तय हो गया था कि कानपुर से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कानपुर से शुरुआत ना होने के पहले ही अभी जो डेट निर्धारित की गई, ठीक है, उन जो हमारी 31 मई साथ थी, एग्जैक्ट डेट अभी आपको नोट्स पे मिलेगा, और डेट नहीं हमें याद रह पा रही है तो उसमें आ जाएगा तो बता देंगे। लगभग 31 मई 1857 रही थी शायद। लेकिन हुआ क्या कि 29 मार्च को ही मंगल पांडे ने क्या कर दिया, ये विद्रोह कर दिया कि भाई हम इस तरीके की कोई भी ठीक है व्यवस्थाएं चलने नहीं देंगे। और इसी के चलते हुआ क्या, इस विद्रोह के चलते ठीक मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों को ठीक है मार दिया और यही से 1857 की क्रांति का उभरना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति का उभरना प्रारंभ हो जाता है। अभी क्वेश्चन भी हम डिवाइड करवाएंगे, जरा सा समझेंगे। अब 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई तो इसमें तरह तरह की जगहों पर छोटे छोटे स्थानों पर, जैसे डायग्राम से बना रहे देख लेंगे जरा हम। अब ये प्रॉपर कोई एक स्थान नहीं, एक स्थान नहीं, मेरठ, ठीक, जमशेदपुर, जमशेदपुर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, दिल्ली, ऐसे जगहों पर उभरने लगा। हर जगह पर जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ तो अपने अपने नेताओं के द्वारा, अब मेरठ वालों ने शुरुआत किया। मेरठ में किसने शुरुआत किया? आपने बताया कि मंगल पांडे ने, मंगल पांडे। लेकिन मंगल पांडे को फांसी दी गई तो इन्हीं की विंग्स के लोग थे, वो पहुंचे कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली में इस समय शासन किसका था? बाज बहादुर शाह, या बहादुर शाह का, बहादुर शाह, बहादुर शाह का शासक था। इनकी विंग्स ने बहादुर शाह से बोला कि 1857 की क्रांति में आप हमारा सहयोग कीजिए और 1857 की क्रांति यदि सफल हुई तो हम आज ही आपको अपना पुनः शासक नियुक्त करते हैं। ठीक, और स्वतंत्रता होने के बाद आप पुनः जो है भारत के, संपूर्ण भारत के अखंड राजा हो जाएंगे। तो बहादुर शाह भी इसमें शामिल हो गए। बहादुर शाह भी चल पड़े कि चलिए हम क्रांति में साथ देंगे।
अब शुरुआत हो गई। अब लेकिन हुआ क्या कि उस समय भारत ने बताया कि जितने भी राष्ट्र थे उस हिसाब से छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई जा रही थी। मद्रास की अलग छावनी, मेरठ की अलग छावनी, दिल्ली की अलग छावनी, कानपुर की अलग छावनी। उसी तरीके से ये छोटे छोटे जैसे जैसे छावनियां थी, वैसे वैसे विद्रोहियों ने भी अपनी अपनी छावनी पर अटैक करने की व्यवस्था बना ली। अभी बगैर सोचे समझे, हमको व्यवस्था पता नहीं है, कितने सैनिक पता नहीं है, हमारे पास प्रशिक्षित सेना है नहीं, प्रशिक्षित सिपाही है नहीं, हमारे पास कोई अच्छी राइफल्स है नहीं, और हम सेना का जो है मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश। ठीक। अब ये समस्याएं पहले से ही एक अपने कहने का अर्थ है कि 1857 की क्रांति के विफल होने के कारण शुरुआत हो चुके थे। जमशेद में कुंवर सिंह, जमशेदपुर में कुंवर सिंह ने, शासक कुंवर सिंह थे कि जमशेदपुर जो आपको पड़ता है वो बिहार का पार्ट पड़ता है। कानपुर में तात्या टोपे, तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम, बेगम, हजरत महल, झांसी में नाम सुना होगा लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, नाम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनना यही से स्टार्ट हो जाता। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? पूछ लेगा क्वेश्चन, अब याद नहीं होगा दिक्कत कर जाएगा। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में जमशेदपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? अभी इस जगह पर मैंने आपको समझाना स्टार्ट कर दिया कि देखिएगा कि कैसे क्रांति स्टार्ट हुई। जो मेरठ की क्रांति थी उसको सुन करके हर जगह के हर व्यक्तियों ने इसमें भाग लेने की कोशिश की। अपने अपने क्षेत्र में 10, 20, 50 लोगों को बुला करके जितना हो सका जो क्रांति में भाग लेने वाले थे, एक छोटी सी गुमटी बनाई गई और गुमटी के साथ क्या कर दिया गया, सोचा कि छावनी को निस्तोनाबूद कर देंगे। अगर इन सारे व्यक्तियों की सूझबूझ काम करती और ये सारे लोग एक समूह में इकट्ठा हो जाते, ठीक, एक समूह में इकट्ठा हो जाते, ठीक, ध्यान रखना, एक समूह में इकट्ठा हो जाते तो उस समय ही भारत को स्वतंत्रता के कुछ तह मिलने लगते। लेकिन हुआ क्या, हर जगह के अपनी ही समूह को नष्ट करने की कोशिश किया। तो अगर आपसे कहे 1857 की क्रांति चली कैसे, आपको पता होगा, अभी हमने बताया कि सबसे पहला काम तो धार्मिक चेतना का था। अभी उसी के साथ हमने बताया कि किसानों का शोषण था, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ हमने आपको बताया, ठीक है, कि अच्छे प्रशिक्षित शासक नहीं थे, वो भी बात, अच्छे प्रशिक्षित सिपाही नहीं थे, वो भी बात। आपसे कहे यही क्वेश्चन आ जाए कि बताइए निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के विफल होने के प्रमुख कारण कौन है? और ऑप्शन में दिया हो उपरोक्त सभी। तो आपको क्या लगाना भाई, सभी। कारण क्या, समूह नहीं हो नहीं पाए, प्रशिक्षित लोग नहीं थे, एक पास रह नहीं पाए। जब ऐसी स्थितियां हैं तो विफलता तो 100% मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, इधर क्या हुआ, इस समय 1857 की क्रांति के समय में कैनिंग, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जनरल थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग ने एक नीति बनाई। वो नीति क्या बनाई कि जितनी भी टुकड़ियां हैं, इन टुकड़ियों में अपना एक सिपाही जो भारतीय है, भारत के मूल का है, उसको अच्छे से धन दे करके और इस टुकड़ी में भेज दो और वो हमको लास्ट में बताइए टुकड़ी वर्तमान में कहां पर है। और इसी के साथ उसने एक और नीति बनाई कि किसी भी टुकड़ी को दूसरे वाले से मिलने नहीं देना। ठीक, ये काबिल व्यक्ति था ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, यही काम किया। तो विफलता का कारण, अब आपसे कहें कि विफलता का कारण ना, तो हमने आपको बताया सफलता का कारण क्या है। तो लॉर्ड कैनिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि टुकड़ियों में भारतीय व्यक्तियों को शामिल कर लेना, धन के लालच या लोभ के आधार पर। दूसरी बात, टुकड़ियों को एक साथ इकट्ठा न होने देना। तीसरी बात, टुकड़ियों पर तितर बितर करके ही आक्रमण करना।
मतलब जिसके नेता तात्या टोपे थे उस पर हम 2 लोग आक्रमण करेंगे, फलानी जगह के नेता फलाने लोग हैं तो इस पर ये वाले साहब ने आक्रमण करेंगे, धमाकी जगह के नेता मतलब लखनऊ के नेता जो हैं उन भेज हजरत महल है तो हजरत महल पर ये वाले भाई आक्रमण करेंगे। मतलब उस समय जितने उच्च पदाधिकारी थे उनको उनको ये काम सौंप दिया गया। ठीक, जो समय कर्नल और जनरल रैंक के थे उनको ये काम सौंप दिया गया कि इन इन लोगों को यहाँ यहाँ पर पिछवाने की कोशिश करना और यहाँ यहाँ पर ही इनको मार देना, दबा देना। तो विद्रोह को दबाने का कार्य लॉर्ड कैनिंग ने इस तरीके से किया और लॉर्ड कैनिंग ने सिस्टम क्या अपनाया कि टुकड़ियों में ही विद्रोह। अब एक चीज और ध्यान रखना, तात्या टोपे बड़ा समझदार व्यक्ति था, इसने एक नीति अपनाई युद्ध की, उसको कहते हैं गुरिल्ला नीति। गुरिल्ला नीति, गुरिल्ला नीति, ये गुरिल्ला नीति है क्या? मतलब लोगों को पीछे से मारने की नीति। अर्थात चूंकि हमारा बल अधिक नहीं है इसलिए हम छिप कर बैठे रहेंगे और जहां पर हमको कम अंग्रेज अधिकारी मिलेंगे, कम समूह मिलेगा, उनको छिपके से वार देना, उन पर वार करना। इस नीति के तहत योजना किसने बनाई? तात्या टोपे ने। आपसे पूछ लेगा तात्या टोपे ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो इसके बेसिक तौर पर रहते हैं उनको हम आपको बताए हैं। ठीक है, आपको बताए हैं। चलिए अब हम आपको फटाफट रिवीजन करा दे रहे हैं पीडीएफ से और कल इस पर फिर हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह का विश्लेषणात्मक विवरण। ठीक, ध्यानपूर्वक देखते हैं पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक, कहां से पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है बेटा कि इसकी व्यवस्था, शुरुआत, पृष्ठभूमि मतलब किसी चीज को करने के लिए एक नियोजित बैकग्राउंड लेना या व्यवस्था करना, उसके हिसाब से ध्यान रखना। तो ये इसकी पृष्ठभूमि क्या थी इसको जरा हम देखते हैं। ठीक, पृष्ठभूमि में भूमि व्यवस्था सबसे पहले क्या था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। भूमि व्यवस्था एक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब ये विद्रोह होने का पहला कारण है। अभी हम तो आपको समझा रहे थे कि जमीनी कारण थे। ठीक, अभी हमने बताया था कि भूमि को हड़पने का कारण हो गया था। ठीक, सैनिकों को इस कार्य ले लेना लेकिन उसके हिसाब से उनको पद पर ना बिठाना, ये व्यवस्था है। तो ये कहीं ना कहीं पर शुरू से इससे लोग नाराज होने लगे थे। अभी हम आपको पूरी चीज समझा करके लाए। तो वो कहीं ना कहीं पर जैसे ना छोटे छोटे दिक्कतें होते टार्चर करते करते एक बड़ा गुब्बारा फुला देना कि भाई हम आप तो विद्रोह कर ही देंगे। तो वो पृष्ठभूमि की बात यहाँ पर इस तरीके की कही गई कि भाई क्या क्या पृष्ठभूमियां, क्या क्या हमारे लोगों का हनन हो रहा था जिसके कारण 1857 की क्रांति होना पॉसिबल हो गया था या लोग इस पर क्रांति पर उतर आए थे। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक कहे जाते। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का बहुत रहता है, ध्यान रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुई थी जिसने भारतीय, एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, के समय से शुरू हुई जिसमें भारतीय किसानों और जमींदारों के बीच असंतोष पैदा हुआ। असंतोष अभी हमने कहा क्या बताया कि जमींदारों के बीच और किसानों, जमींदार किसके अधीन हो गए थे? जमींदार मुख्यतः कंपनी के कहने पर काम करने लगे थे और कंपनी वाले जमींदारों से अधिक कर लेने के चक्कर में जमींदार वाले क्या करते थे कि वो किसानों से अधिक कर लेने लगे थे। इसका विद्रोह धीरे धीरे शुरुआत हो चुका था। ये है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, प्लासी और बक्सर के युद्ध 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1857 में, ठीक, जो प्लासी की लड़ाई है 1757 से 1857 ईस्वी तक चली, जिसमें अंग्रेज शासन ने भारत में लगभग 100 वर्षों तक शासन पूरा कर लिया था। और 1857 से 1757 से 1857 तक जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, इसमें 100 वर्ष पूरे होते ही
एक काम और कर दिया था जो यहाँ पर नहीं लिखा है, हम आपको समझा रहे हैं कि जितने भी भारत के सैनिक इस समय, एक तो युद्ध में ये युद्ध होता रहा है अक्सर प्लासी के युद्ध, जो विदेशियों से भी होते रहे, कुछ भारतीय विद्रोही थे जो भारतीय जमींदार थे, मतलब जो जागीरदार थे, उनसे भी होते रहे। उसमें भारतीय जो है सैनिकों को जोड़ा गया, और भारतीय सैनिकों का न केवल यहाँ पर, बल्कि यदि कहीं विदेश से कोई युद्ध हो रहा होता था तो अंग्रेजों को ना कर करके बल्कि भारतीयों को उसमें वरीयता दी जाती। मतलब अगर भारत के बाहर कहीं युद्ध हो रहा था तो भारत के सिपाहियों को आगे भेज देना। भाई हम सेम पोस्ट पर सेम वेतन पा रहे हैं तो हमको ही बॉर्डर पर बार बार भेज दिया जाए, हम बुरा नहीं लगेगा। तो ये भी एक समस्या स्पष्ट हो गई थी, जो आगे शायद लिखे में आए, नहीं लिखे में आया तो याद कर लेना। तो ये बात हो चुकी थी कि शासन पूरा किया था। अगली बात क्या हुई, ठीक, कि स्थानीय विद्रोह का प्रभाव, ठीक, स्थानीय विद्रोह का प्रभाव इन वर्षों में कई स्थानीय बगावतों और असैनिक उपद्रव हुए, जो प्रशासनिक नीतियों और व्यक्तिगत शिकायतों से प्रेरित थे। ब्रिटिश प्रशासन की भूमिका, इसमें ब्रिटिश प्रशासन की भूमिका क्या रही है, ठीक। मेरा एक स्थापित क्वेश्चन है भारतीय, ये। हेलो। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम में ड्राइंग के आने वाले हैं या अदर टॉपिक है ये? एलटी के बैच में सारे आने, अदर टॉपिक नहीं। मतलब ये सारा ठीक है, नोट डाउन करना रहेगा हमको? बिल्कुल नोट डाउन करना रहेगा। पढ़ाने के बाद आप माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ओके ओके। ब्रिटिश प्रशासन की भूमिका, इसमें ब्रिटिश प्रशासन की भूमिका क्या रही था, विस्थापित भारतीय शासकों ने खोई प्रतिष्ठा पुनः पाने। अभी हमने आपको बताया क्या बेटा कि जिन राजा, जैसे अभी हम आपको एक चीज समझा रहे थे कि मुगल शासक, जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर दोती, उससे पहले जहां से हम कला पढ़ रहे होते हैं, कला में पढ़ रहे होते हैं, कहां से, 1526 से 1530 बाबर, 1530 से 1556 हुमायूं, 1556 से 1605 अकबर, 1605 से 1627 जहांगीर, ठीक, 1627 से 1707, ठीक ठीक। और जो है सॉरी मिस्टेक हो गया कहीं पर, एक बात देख ले रहे हैं। हाँ, 1526 से 1530 अकबर, 1530 1556 जहांगीर, 1556 से 1605 अकबर, ओ सॉरी अकबर, हुमायूं हुआ है, फिर अकबर, और 1605 से 1627 जहांगीर, 1627 से 1658 शाहजहां, और 1658 से 1760 औरंगजेब। इतने शासक हमारे मुख्य शासक माने जाते हैं। मुख्य शासक बेटा जो प्रॉपर भारत पर शासन करते हैं, लेकिन 1760 में औरंगजेब के शासन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो जाती है और दिल्ली पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, लेकिन सत्ता को परिवर्तित नहीं करते हैं, बल्कि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि दिल्ली के शासन पर जो व्यक्ति बैठेगा वो केवल 1.5 लाख रुपए पर माह के हिसाब से वेतन पाएगा, उसी से उसको अपने शासन को चलाना रहेगा। बाकी संपूर्ण जागीरदारी किसके अधीन हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई। इस काल को हमारी किताबों में कला की कहा जाता है प्रोवेंशियल मुगल काल, जिसमें अकबर दोती, ठीक है, बहादुर शाह दोती, जफर दोती, अभी हमने बताया था, इन सब के नाम कहीं ना कहीं पर आते हैं। अंतिम शासक मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे फारूक सियार, एक लंपट मूर्ख कहा जाता था, इसका जो है शासक था। आपने देखा होगा इन सबके नाम बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन वो मध्य युग में हम पढ़ाएंगे जाकर के, इन पर अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम समझाने के लिए बता दें। तो अब हमारी भाई सत्ता खो गई। सत्ता क्या खो गई, हम एक पूरे भारत के राजा हुआ करते, आज हमको 1.5 लाख रुपए वेतन के तौर पर हमको रोक लिया गया, तो अब सत्ता हमारी चली गई, तो हमारी प्रतिष्ठा नहीं खो गई। तो वही कह रहा है कि विस्थापित भारतीय शासकों ने खोई प्रतिष्ठा पुनः पाने के लिए हमारा शासन छिन गया, लेकिन हमको राजा भी बनाए हैं, चूतिया भी बनाए हैं कि भाई राजा तुम हो लेकिन 1.5 लाख रुपए ऊपर पैसा नहीं ले सकते हो, ठीक, शासन तुम करोगे लेकिन इसका हक हमारा है।
तो उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए ठीक सब ने ये प्रयास किया, और इसी के तहत ध्यान रखना, ठीक है, इसमें लोग शामिल होने लगे थे, जिसमें हमने बताया कि लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, जो यहाँ की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, वो भी रानी थी, दिल्ली के बहादुर शाह जफर वो भी राजा थे, वो भी इसमें शामिल हुए थे। उनके शामिल होने का केवल केवल कारण यही रहा, ध्यान रखना, कि खोई प्रतिष्ठा पुनः पाने का प्रयास किया, जबकि किसानों ने ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ विद्रोह किया। किसान क्या करने लगे, ये तो राजा खोई प्रतिष्ठा पाने के लिए विद्रोह पर उतर आए, और किसान क्या करने लगे, जो भू राजस्व होता था, आपको पता होगा नील समझौता, अभी आप नील विद्रोह पढ़ेंगे। नील विद्रोह क्या पढ़ेंगे, नील विद्रोह में क्या है, किसानों पर जबरन नील की खेती थोपना। चाय चीन का समझौता, किसानों को जबरन करा, तुम्हारे पास 5 बीघे जमीन है, 5वें बीघे पर तुमको चाय ही लगानी है, 5 बीघे जमीन है, 5 पर नील की ही खेती करनी है। अरे खाएगा क्या आदमी भाई ना। लेकिन ब्रिटिश शासन ने क्या कर दिया, जो किसान है जिसको जो कहा जाएगा, आज हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास 2 बीघे जमीन है, 2 बीघे पर हम चाहे धान लगाएं, हम चाहे गेहूं बोएं, हम चाहे गन्ना लगाएं, हम चाहे कपास लगाएं, ये हमारी मर्जी। लेकिन तब क्या था कि ब्रिटिश शासन ने सब पर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं आपको नील को लगाना है तो नील को लगाना है, नील की खेती करनी है तो करनी है। सामने वाले से कहते हैं आपको कपास करनी है तो करनी है, आप चाहे, आपके मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं पर दिक्कत करने लगी। इसलिए कहा कि जब किसानों ने ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, उनकी मर्जी से हम नहीं चलाएंगे, तो ये सारे कैसे हो गए, पृष्ठभूमि बन गई। पृष्ठभूमि मतलब विद्रोह का कहीं ना कहीं पर अंदर से एक साचा तैयार हो गया। इतनी सारी बातें तुम परिवर्तित कर दोगे, जबरन हमारे से काम कराने लगो, तो विद्रोह तो होना तय हो जाएगा। तो ये होगा। अब विद्रोह के कारण क्या थे, एक तो राजनीतिक कारण क्या था, देखेंगे। राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति, मतलब व्यापकगत नीति क्या मतलब, अभी हमने क्या बताया था, व्यापकगत नीति मतलब हड़प नीति, सीधे शब्दों में कहा जाए हड़प नीति। आपको कर्ज दिया गया और कर्ज के साथ में क्या कर दिया गया कि भाई आप नहीं चुका पाए, आपकी जमीन को हम अपने हाथ जबरन हम हथिया लिए। तो ये व्यापकगत नीति मतलब हड़प नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति के तहत झांसी, नागपुर और अवध जैसे राज्यों का ब्रिटिश शासन में विलय। छोटे छोटे जो राज्य थे उनको कर के रूप में पैसा पैसा देते रहे, पैसा पैसा देते रहे शासन चलाने के लिए। फिर अचानक लगे तुम्हारा सारा तो हमारे अंडर में है, तुम खाली राज्य हो, ये हमारा सारा सब कुछ है। तो झांसी, नागपुर, अवध जितने भी थे, इतने बड़े बड़े राज्यों को ब्रिटिश ने अपने में हड़प लिया। ये व्यापकगत नीति हो गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान और उनकी परंपराओं को समाप्त करना, भी हम समझा ही रहे थे यही बात। अपमान क्या किया गया, भाई शासक हो लेकिन 1.5 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा, तुमको हम ईद मनाने नहीं देंगे, ईद पर पैसा खर्च करोगे तुम्हारे पाबंदी लगा देंगे, तुमको हम ये करने नहीं देंगे। तो ऐसी समस्याएं भी राजाओं के सामने भी पेश की जाने लगी। तो ये कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे एक राजनीतिक कारण बनने लगा विद्रोह का। आर्थिक कारण क्या था बेटा, भू राजस्व नीति में जमींदारों और किसानों को निर्धन बना दिया गया। जो भू राजस्व नीति थी उसमें अधिक जो है कर वसूलने के चक्कर में जितने भी जमींदार थे और किसान थे उनको सबको भिखमंगा बना डाला था कहीं ना कहीं कंपनी ने। हस्तनिर्मित और परंपरागत उद्योगों का विनाश, जैसे आपके यहाँ देखिए इस समय हथकरघा उद्योग के तहत देखिए किसी के यहाँ कोई रस्सी बुनाई हो रही है, किसी के यहाँ डलिया बुनाई हो रही है, इन सबको निस्तो नाबूद कर दिया था। जो भारत की पारंपरिक चीजें थी उनको नष्ट, मतलब आदमी हाथ से चरखे से सूत काट करके अपना शर्ट सिलता था, कहने लगी नहीं ब्रिटिश से आएगा कपड़ा और उससे आप जो है पहनिए अपना शर्ट। आप ये कहाँ चक्कर में पड़े हुए, अब वहां से उसकी लागत 2 रुपए के हमको जबरदस्ती 20 रुपए का दिया जा रहा। तो जो छोटे छोटे हस्तगत उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, उनको खत्म कर दिया गया। उनकी जगह पर ब्रिटिश जो है औद्योगिक धंधों को थोपा गया, ब्रिटिश सामग्रियों को थोपने का जबरन प्रयास किया गया। ठीक, तो ये इससे जो है लोग धीरे धीरे और कर्ज में दबने लगे, उनको जीना भारी पड़ने लगा। तो कहने लगे भारी कर और आर्थिक शोषण होने लगा। इस तरीके से भारी कर और आर्थिक शोषण होने लगा। सामाजिक और धार्मिक कारण, भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और ईसाई मिशनरियों का समर्थन, मतलब जो भारत के जो भी धर्म थे या भारतीय हमारी व्यवस्थाएं थी, हमारी संस्कृति को हटाने लगाए, और बल्कि ईसाई मिशनरियों द्वारा जो हमारी उनकी संस्कृति थी, क्रिश्चियन के द्वारा जो भी हमारे पर्व मनाए जाते थे तो उनको मनाने के लिए जबरदस्त फोर्स किया जाने लगा। तो ये भी कहीं ना कहीं पर हमारी जो है परंपराओं को हस्तक्षेप करने लगे थे। ठीक, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध के लिए भेजने का आदेश दिया गया। अभी हमने आपको समझाया भी था कि क्या करने लगे, जब कहीं पर कोई दूसरी जगह से युद्ध हो रहा होता था तो समुद्र पार मतलब दूसरे देशों के युद्धों में भी ब्रिटिश सेना को उठा करके, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनको उठा करके युद्धों में भेज दिया जाता था।
तो ये हमारे साथ नाइंसाफी होने लगी थी। इस तरीके के कारण, सैनिक कानून में पार्टी सैनिकों को पदोन्नत से वंचित रखना, मतलब आप हमारे यहाँ करेंगे नौकरी लेकिन सूबेदार से, ठीक, रसोईया से और नॉर्मल सोल्जर से ऊपर आपको हम पोस्ट नहीं देंगे, आपको कर्नल जनरल की पोस्टें हम नहीं देंगे, आप करना हो तो करिए और नहीं करना है तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं लागू हो रही थी। तो उसकी वजह से भी ये विद्रोह कहीं ना कहीं पर हो रहा था। गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल, ये भी हमने आपको अभी समझाया था कि ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर सैनिक कारण किया गया था। विद्रोह की योजना, ठीक, विद्रोह की योजना, योजना का सूत्रपात नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने बिठूर में, बिठूर मतलब अभी हमने बताया कानपुर से शुरुआत हो गई थी, तो बिठूर में कब किया था, हमने एक डेट बताई थी कि थोड़ा सा हमको डाउन है लेकिन नहीं डाउट नहीं था, 31 मई, ये देख लीजिएगा, ठीक, कि नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने कानपुर में, मतलब कानपुर का बिठूर क्षेत्र था, वहां से एक नीति बनाई कि 31 मई 1857 को विद्रोह की तिथि निर्धारित की गई। बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीके का क्वेश्चन बहुत रहता है, हर पेपर में आपको नजर आएगा, इसलिए गलती के चांस 99% बच्चों से रहते हैं। रीजन क्या है, कहता कि विद्रोह की तिथि क्या निर्धारित की गई थी, तो तिथि तो 31 मई 1857 थी कि इस तिथि को हम विद्रोह करेंगे, लेकिन ये कानपुर से योजना चल रही थी, तब तक मेरठ वाले में भाई बंदे ने अगले से पहले रास्ता निकाल दिया, उसने कहा 29 मार्च को ही विद्रोह कर दिया। बात समझ ना, क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि 1857 की क्रांति का तिथि क्या घोषित की गई थी, तब आपको लगाना है 31 मई 1857 ईस्वी, और आपसे कहे कि विद्रोह की शुरुआत कब हो गई, तो लेकिन तिथि पहले घोषित हो चुकी थी, इस तारीख को हम करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि जब पहला हमारा ध्वजारोहण हुआ उसी के समय तय कर दिया गया था कि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ठीक है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ देखा जाएगा और उसी समय हम अपने को स्वतंत्रता घोषित करेंगे, ध्यान रखना, ठीक, मतलब गणतंत्र बनाएंगे, अपने भारत को गणतंत्र बनाएंगे। तो इसलिए, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा होने के बावजूद भी केवल शासकीय परिपक्वता के साथ कुछ ही अनुच्छेदों को लागू किया गया था, इसलिए कहा गया अंगीकृत किया गया, लेकिन पूर्ण कब लागू किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को। तो स्वतंत्रता पूर्ण कब मनाई गई, पूर्ण मतलब अपने को गणतंत्र कब घोषित किया गया, तो वो बाद में, लेकिन अंगीकृत पहले संविधान कर लिया गया था। वही बात यहां पर भी लागू होती कि योजना पहले बनाई गई, कि हम योजना पहले तैयार करके रखेगा 31 मई 1857 को हम विद्रोह तैयार करेंगे, सब जगहों पर धावा बोलेंगे, लेकिन उसी से पहले ही 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे ने उस तिथि से पहले ही विद्रोह कर डाला। तो ये दोनों बातें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चीज है, इसको नोट कर लेना, नोट डाउन, मतलब अपने में टिक जरूर कर लेना कि भाई ये बात यहाँ पर थी। तो वही कह रहा है कि योजना कब हो गई, योजना का सूत्रपात किसने किया, नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने बिठूर में क्रांति की योजना बनाई थी। 31 मई 1857 को विद्रोह की तिथि को तय किया गया था, ठीक है, और क्रांति का प्रतीक भी बना लिया गया था। क्या पता बना लिया गया, कमल और रोटी को प्रतीक चुन लिया गया था, यहाँ की कमल और रोटी को प्रतीक चुन लिया गया था। विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर की घटना, जो बैरकपुर मेरठ की छावनी है, कब हुई, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया, उसी के तहत ये विद्रोह हो गया, ठीक। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मेरठ में विद्रोह, मेरठ में विद्रोह, मेरठ में विद्रोह, मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने बगावत कर दी। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया। अभी क्या बताया, विद्रोह का नेता घोषित किया, और ये कहा गया यदि भारत स्वतंत्र हो रहा है इस विद्रोह में तो आपको फिर से राजा हम लोग चुन लेंगे, ये बात कही गई, ध्यान रखना, ठीक। प्रमुख विद्रोही केंद्र कौन कौन से रहे हैं, ये तो विद्रोह की प्रक्रिया हो गई। विद्रोही केंद्र जो अभी हम डैश डैश करके आपको समझा रहे थे, तो इनके बारे में यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद डायग्राम से आपको मिलेगा, जो पीडीएफ हमें भी भेजेंगे तो उसमें हम ये पन्ना लगा करके भेज देंगे। स्थान, विद्रोह और विद्रोह को दमन करने वाला व्यक्ति, स्थान, विद्रोह और विद्रोह को दमन करने वाला व्यक्ति, ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, कल इसको फिर से एक बार रिवीजन कराया जाएगा बेटा, ठीक है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा मिस्र की कला पर। तो देख ले रहे हैं,
दिल्ली दिल्ली अभी हमने आपको बताया था कि दिल्ली का विद्रोह का नेतृत्व किसने कहा था? बाज बहादुर शाह ने। ठीक, सम्राट घोषित कर दिया गया था वहीं पर दिल्ली के विद्रोह में, मतलब दिल्ली में ही 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया था। कानपुर में विद्रोह किसने शुरुआत किया? नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लगातार हार के बाद नाना साहब को नेपाल भेज दिया गया था। ठीक है। झांसी, लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्ण संघर्ष किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व शुरू किया था। विद्रोह को कुचल दिया गया और हजरत महल कहां चली गई? नेपाल चली गई। ये स्थान भी याद रखना, ये पूछ लेता है, इसको ऐसे नहीं लिख लिया गया, आपसे पूछ लेगा विद्रोह के बाद हजरत महल कहां चली गई थी। ठीक, आपसे पूछ लेगा विद्रोह के बाद ठीक है दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, रंगून। ठीक है, रंगून को भेज दिया गया था। ये याद रखना पड़ेगा कौन कहां पर गया, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। बिहार, कुंवर सिंह, बिहार का क्षेत्र कौन सा? अभी हमने जमशेदपुर बताया था। जमशेदपुर, जमशेदपुर इनकी शासन, कुंवर सिंह की जो शासन व्यवस्था थी, या मतलब इनकी जो राजनीति थी, इनका जो क्या कहते हैं सल्तनत थी, वो जमशेदपुर थी। इसलिए जमशेदपुर याद रखना प्रॉपर है। बिहार जो है पूरा बिहार चला जाएगा। तो कुंवर सिंह प्रॉपर कहाँ के थे? जमशेदपुर के। इस पे नहीं लिखा हुआ है, वो आपको भी पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ध्यान रखना, जहां पर हम एक चार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, बिहार। तो कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अंतिम युद्ध में घायल होने के बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। विद्रोह की असफलता के कारण, ठीक, नेतृत्व की कमी, विद्रोह के पास ठीक विद्रोह के पास केंद्रीय नेतृत्व और संगठन का अभाव, ठीक, सीमित क्षेत्रीय प्रभाव कम था। विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला बल्कि केवल उत्तर भारत में ही रहा था, ध्यान रखना। विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला बल्कि केवल उत्तर भारत में ही रहा था। आधुनिक हथियारों की कमी रही थी, विद्रोही के पास आधुनिक हथियारों की कमी रही थी, संसाधनों का अभाव रहा था। ब्रिटिश सैनिक शक्ति, अंग्रेजों के पास विस्तृत प्रशिक्षित सैनिक शक्ति थी, बेहतर रणनीति थी, ये भी हमने आपको समझा दिया था। परिणाम क्या हुआ? भारत में सत्ता का स्थानांतरण हुआ, ये बात ध्यान रखना। और 1858 अधिनियम के तहत भारत प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के तहत सौंप दिया गया था। हमने अभी चार्टर्ड एक्ट चतुर्थ की बात कही थी। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी न रह के ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा। इस पर कल चर्चा कर देंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। हम आज आपको जो चर्चा किए थे वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1857 तक 4 चार्टर्ड एक्ट की बात की थी। चार्टर्ड एक्ट के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम कल डायग्राम में बता देंगे आकर के, तो समझ में आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी न रह करके अब सीधे शासन ब्रिटिश क्राउन के तहत चला गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक सुधार क्या हुआ? भारतीयों के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। सेना में भी भारतीयों को अनुपात घटा दिया गया। मतलब अब क्या है कि हम पद तो नहीं देंगे लेकिन हम तुम लोगों को सेना में नहीं लेंगे, अनुपात घटा दिया गया, बल्कि हमारे लोग ही सेना में काम करेंगे। ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन का आधार, यह विद्रोह भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। निष्कर्ष, 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित प्रयास था। यद्यपि यह असफल रहा लेकिन इसने भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि भारत पर शासन करना आसान नहीं होगा। ठीक, तो ये आज हम 1857 का पूरा कंप्लीट जो है विवरण देखे और समझे हैं। अभी इसकी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको भेज देंगे इसी के तहत, और कल क्वेश्चंस हम हल करा देंगे। देखिएगा, और भी क्वेश्चन हल करा देंगे। जितने इस पे हम 25-30 क्वेश्चन दिए हैं समझाने के लिए, उतने तो दिए ही हैं, और हम 30-40 क्वेश्चन भी आपको हल करा देंगे, ताकि जिस टॉपिक को हम पढ़ें, बेटा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जिस टॉपिक पढ़ेंगे उससे आया हुआ क्वेश्चन हमारा गलत ना हो जाए। हमारा मुख्य ध्येय बस यही रहेगा। ये समझ लेना फर्स्ट पेपर का मुख्य कर्तव्य है कि जो टॉपिक हम पढ़ लें, मतलब 1857 पढ़ लिए तो पढ़ लिए, इससे चाहे जितना घुमाए फिराए हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो नहीं गलत होगा। जनजातीय हम पढ़ लिए तो जनजातीय विद्रोह पढ़ लिए, घुमाए फिराए चाहे जितना, क्वेश्चन नहीं गलत करना है, ध्यान रखना। अभी आप लोग अब बताने लगे 1857 के विद्रोह, माइक ऑन कर लीजिएगा, 2 मिनट 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, हमें भी थोड़ा गले में दिक्कत है, परेशान होने लगे हैं।
ठीक है, एक एक लोगों कोई भी अपना बताओ, देखो अब आसानी से बता दोगे। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था जो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? ठीक, धार्मिक नीतियों का विरोध, ठीक, ब्रिटिश सैन्य सुधार, ठीक, सामूहिक आर्थिक शोषण, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी होगा ना? जी सभी समझ आ रहा है? किस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था? झांसी। झांसी। अब आ गए ना, आसान हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो, कारतूस कांड किस प्रकार 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटना बन गई थी? सैनिक साजिश के कारण, धार्मिक आस्था के उल्लंघन के कारण, वेतन कटौती के कारण, विद्रोही नेताओं की योजना के कारण। बताओ क्या जाएगा इसमें? धार्मिक आस्था के कारण। बड़ा आसान है ना? हमारा कहने का अर्थ है कि आप आराम से कर लेंगे, नहीं भी कर पाएंगे तो कल हम आपको सारे क्वेश्चन रिवीजन करवा देंगे और 30-40-50 क्वेश्चन और भी हम करा देंगे, तो आपकी जो है समस्याएं 1857 की कल समाप्त हो जाएंगी और सब लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, हमारा गलत अर्थ करिएगा, हम पढ़ाएंगे। सर झांसी काल में सबसे कम नेमत जो है वो लाकंबारेली से मिला। लाकंबारेली, हाँ कल हम तो लिखवाए थे कि जो है मेहमत हाथियों की गुफा कहा जाता है। उस पे देखिए, नोट्स पे नहीं लिखा हुआ है, वीडियो में मैंने पहले ही लिखवा दिया था और क्वेश्चन उठाया गया है, डिग्री कॉलेज में उठाया गया है। मेरी बात सुनो रंजना ध्यान से, डिग्री कॉलेज में उठाया गया है। एम वसीम की पीजी की शिल्पी में लाकंबारेली का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, देख लेना। हाँ, एम वसीम की पीजी की बुक है ऑप्शनल, लाकंबारेली गुफा का पहला क्वेश्चन ही यही है। एम वसीम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना और किसी को। और किसी को बेटा कुछ पूछना है? जीजीआईसी में क्या प्रवक्ता की कला की? प्रवक्ता में सर मैं सुन नहीं पाया, दोबारा रिपीट करो बेटा। जीजीआईसी की प्रवक्ता की भी आएंगी इसमें वैकेंसी? हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। प्रवक्ता की खाली है, हमारे हिसाब से लगभग में 60 वैकेंसियां होंगी। हाँ बिल्कुल आएंगे। सिलेबस भी बेटा सेम है। हम क्या बताए हैं कि इसको पढ़ते रहो, डरना नहीं क्योंकि हमारी बात पहले ध्यान से सुन लो फिर बात करेंगे। क्यों फर्स्ट पेपर तुम डरना नहीं रंजना, तुम लोगों की समस्या ये है कि फर्स्ट पेपर से डरने लगते हो। उसको प्यार से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, आ जाएगा, सबको आ जाएगा। लेकिन होता क्या, पेपर के समय 1 महीने में घोलने की कोशिश करने लगते हो कि अब हम घोल के पी लेंगे, तो नहीं होगा। समझ ना, सिलेबस सेम है, प्रवक्ता का भी डिग्री, और अभी आपकी वैकेंसी जीडीसी की भी आ रही है, डिग्री कॉलेज की, ठीक है, उसमें भी कला की वैकेंसी है। जीडीसी की भी आएंगी? हाँ जीडीसी की वैकेंसी है, 6 वैकेंसी आएंगी उसमें। जीडीसी मतलब राजकीय डिग्री कॉलेज। हाँ सर समझ गए। हाँ, सब में सिलेबस यही रहेगा बेटा, ठीक है। आप बस ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें, छोटे छोटे टॉपिकों को धीरे धीरे कवर करें, आराम से हंसते खेलते हो जाएगा सब। अच्छा सर, एक चीज और, ये अगर मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें भी फर्स्ट पेपर इंक्लूड रहेगा? मेंस तो सब्जेक्ट से ही रहेगा ना सर? मेंस सब्जेक्ट से ही रहेगा, मेंस सब्जेक्ट से रहेगा। पहले वीडियो में मैंने समझा दिया था कि टीजीटी का जो बेस आया हुआ है उसमें 10 लघु उत्तरी और 10 दीर्घ उत्तरी रूप में शामिल किए गए हैं। जो पहले 10 हैं सब्जेक्ट के वो 125 शब्दों में रहेंगे और बाद के 10 हैं जो 200 शब्दों में रहेंगे, ठीक। लेकिन इसमें टॉपिक जो दिया गया है वो केवल कला का ही दिया गया है। बहुत लोग कंफ्यूज है कि सर जी हिंदी का तो निबंध नहीं आएगा। नहीं बेटा, हिंदी का कहीं पर जिक्र नहीं है, केवल आपकी सब्जेक्ट की ही स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, ठीक। वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि फर्स्ट पेपर इसलिए अनिवार्य है
कि मेरे जो सुनने में आया है कहीं ना कहीं पर, वो यहाँ पर भी लागू करने जा रहे हैं। जो जीडीसी में आएंगे उसमें फर्स्ट पेपर में पासिंग अनिवार्य कर देंगे। ठीक, इसलिए डीडीसी पढ़ना सब है, मतलब डीडीसी में क्या जो करेंगे? जीडीसी का फर्स्ट पेपर की पासिंग अनिवार्य कर देंगे, जैसे अन्य स्टेट में करते हैं, जैसे ये एमआरएस वाले में है या दिल्ली वाले में जाएंगे तो फर्स्ट पेपर की पासिंग अनिवार्य रहती थी, वैसा कर देंगे। जरूरी भी है सर। हाँ, मतलब कंपल्सरी है, पास करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलिए फिर कल करते हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक।